जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बोर्ड और नीट की। मैं लेके आया अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार न्यू एनसीईआरटी की ऑडियो बुक। विद्यार्थियों, ये ऑडियो बुक आपकी नीट एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से कई हद तक आपकी मदद करेगी। इसको सुनने का और साथ में इसको पढ़ने का एक अलग ही नज़रिया होता है। विद्यार्थियों, न सिर्फ सुने बल्कि इसको सुनते सुनते जैसे मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ता हूँ, आप साथ में पढ़ते भी रहिए। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छे वे में, एक बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करने में मदद कराएगी। हाँ, यदि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहाँ पढ़ना संभव नहीं है तो आप मात्र इसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार। अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार। पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य है। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि यानी अनुलेखन, आनुवंशिक कूट यानी कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण स्थानांतरण प्रक्रिया व इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम के आवश्यक पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी कक्षा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करें। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये बहुतायत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है व इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। 5.1 यानी 5.1 डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है, उस पर निर्भर करते हैं। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणार्थ एक जीवाणुभुजी जिसे 5 × 174 कहते हैं, इसमें 5386 यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। जीवाणुभोजी लैम्बडा में 48502 यानी 48502 क्षार युग्मक, स्टीरेरिया कोलाई में 4.6 × 10⁻6 यानी 4.6 10⁻6 क्षार युग्म व मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 10⁻9 क्षार युग्म है यानी 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म है। अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। 5.1.1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार, पेंटोज शर्करा, आरएनए के मामले में राइबोज व डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनिक क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स यानी एडेनिन व ग्वानिन और पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिन व थाइमिन। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनिक क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा 1C यानी फर्स्ट कार्बन
हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, जैसे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोलिन, साइटिडिन या डीऑक्सीसाइटिडिन व यूरिडिन या डीऑक्सीथाइमिडिन। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइस्टर बंध व न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम C यानी 5 प्राइम कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर है, उनका निर्माण होता है। दो न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोस शर्करा के 5 प्राइम किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 प्राइम किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3 प्राइम किनारा कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण श्रृंखला व फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है, जो आधार से प्रक्षेपित होता है। चित्र 5.1। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की 2 प्राइम जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन 5 प्राइम मिथाइल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है, उसकी जगह पर यूरेसिल मिलता है। फेनरिच मैस्चर ने 1869 यानी 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। इसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विलिकन्स व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 यानी 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडलीय नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के 2 लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला यानी चेन थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडलीय डीएनए के इरविन 4 ग्राफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इसने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर एक दूसरे के बराबर होता है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक है, इसलिए एक रज्जु में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जु के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए, इसे पैतृक डीएनए कहते हैं, उसकी प्रत्येक रज्जु नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह से 2 रज्जु की ये डीएनए, जिसे संतति डीएनए कहते हैं, उनका निर्माण होता है, जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सके। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं निम्न है। क, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार फॉस्फेट का बना होता है, वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। ख, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवणता 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवणता 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर तरह होगी। ग, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन, जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडिन होता है। इधर यूरिन नहीं होगा, प्यूरिन होना चाहिए। यहाँ पर विपरीत दिशा में पिरिमिडिन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। घ, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर यानी ब्रैकेट में 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग है। वह 10 की घात -9 यानी 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर
दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। पीरियन व पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? चित्र 5.3। आप चित्र देख सकते हैं, आपको एक बार दिखा दूं मैं। ओके, ये रहा आपका चित्र, यहाँ पर दिख सकता है आपको, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव यूं परिक्रमी है कि आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोग्मा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे स्पष्ट है कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह रहता है। आप चित्र देख सकते हैं, डीएनए से आरएनए व आरएनए से प्रोटीन। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा में आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। क्या तुम इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम का सुझाव कर सकते हो? 5.1.2 डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 यानी 0.34 नैनोमीटर ब्रैकेट में 0.34 गुणा 10⁻⁻9 मीटर मान ली जाए, और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना सामान्यतः सभी क्षार युग्म की संख्या को लगातार दो क्षार युग्म के बीच दूरी से गुणा करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं। वह है 6.6 गुणा 10⁻9 क्षार युग्म गुणे 0.34 गुणे 10⁻⁻9 मीटर प्रति क्षार युग्म की जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लंबाई प्रारूपी केंद्र की लंबाई चौड़ाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर से काफ़ी अधिक है। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैकेज्ड होता है? यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है तो क्या आप ई कोलाई में क्षार युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हैं? असीम केंद्र की जैसे ई कोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित, कुछ प्रोटीन धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे केंद्र का यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ससीम केंद्र की सुकेंद्रकी में यह संरचना और काफ़ी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन्स में क्षारीय अमीनो अम्लीय लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह से दिखाई पड़ते हैं, चित्र 5.4 सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने न्यूक्लियोसोम की तरह की संरचना की संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बीड्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों यानी सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संगठित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे सामूहिक रूप से गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन यानी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी एनएससी कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले डाले बंधे हल्के अभिरंजित होते हैं जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं वह गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। 5.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज। मैस्टर द्वारा न्यूक्लिन व मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। ग्रेगोर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हल्ट
मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक से मिलता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ है। रूपांतरीय सिद्धांत। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यानी जीवाणु जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, उनके साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव यानी जीवाणु के प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यानी न्यूमोकोकस जीवाणु के संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी समकेली कॉलोनी एस व दूसरी शख्स कॉलोनी आर का निर्माण होता है। यह एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा यानी बहुशर्कराइड युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद निमोनिया नहीं होता है। अब देखेंगे एस प्रभेद जब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहे मर जाते हैं, आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित रहता है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर उसको मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसे गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तब चूहे की मृत्यु हो गई। इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया। एस प्रभेद ताप से मृत चूहे में स्थानांतरित किया, चूहा जीवित रहता है। एस प्रभेद ताप से मृत और आर प्रभेद जो सजीव था उसे चूहे में स्थानांतरित किया तो चूहा मर जाता है। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। ये रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित के आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। इन प्रयोगों से आनुवंशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। ओसवाल्ड एबरी, कॉलिन मैकलियोड व मैकलिन मैककार्टी के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायनों प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया कि इनमें से कौन सा आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। इन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनए व डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? इसका आंसर देंगे हाँ। डीएनएज मतलब बहुत सारे डीएनए और डीएनएज मतलब डीएनए को पाचन करने वाला एंजाइम। 5.2.1 आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। इन्होंने उन विषाणु पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शी व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ जीवाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिससे एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया था उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई।
विकिरण सक्रिय डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणु से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। चित्र 5.5 5.2.2 आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए। पिछली चर्चाओं में यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्ती व चेस के प्रयोग से सुलझ चुका है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणुओं में आरएनए, उदाहरण टोबैकोमोजैक वायरस, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज आदि आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे क्यों डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हो? एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। क यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति। ख इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। ग इनमें धीमे उत्परिवर्तनों यानी उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक है। घ इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ परीक्षण करता है तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों यानी डीएनए व आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। आनुवंशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था, उम्र या जीव की शरीर क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती है। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति में आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2' हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। ये क्रियाशील समूह है जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय और संरचनात्मक दृष्टि में अधिक स्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हेतु हमें डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। उनकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कोड लेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वह आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। 5.3 यानी 5.3 आरएनए संसार पूर्ववर्ती
चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों व बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रियाओं जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं। 5.4 प्रतिकृति। डीएनए के द्विकुंडलीय रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। वाटसन व क्रिक। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती हैं। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षण यानी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। चित्र 5.6। 5.4.1 प्रायोगिक प्रमाण। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इस्चेरिया कोलाई से प्राप्त हुई और आगे चलकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं में पता लग गया। मैथ्यू मैसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। इन्होंने इकोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड N15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए व अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में N15 व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि 15 नाइट्रोजन एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और यह 14 नाइट्रोजन यानी N14 से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड था। वह निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर वे इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया कि वह हमेशा द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। चित्र 5.4। चित्र देख लीजिए एक बार। कहाँ गया चित्र? ये रहा। बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा चित्र है विद्यार्थियों, और चैप्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। पढ़ते हैं आगे। क्या तुम अपकेंद्रण बल के बारे में बता सकते हो? और सोचो क्यों एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का है तेजी से अवसाद बनाता है। परिणामों को चित्र 5.7 में दर्शाया गया है। इस प्रकार संवर्धन जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकृत या मध्य था। 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी यानी 14 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा से संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए का घनत्व का अनुपात होगा। ठीक इसी तरह
का प्रयोग टेलेट व उसके सहयोगियों ने 1958 में विसिया फाबा यानी फाबा सिंपल नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थायमिडिन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षीय तरह से प्रतिकृति करता है। 5.4.2 यानी 5.4.2 कार्यप्रणाली व एंजाइम। सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों यानी एंजाइम के समूहों की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर करता है वह डीएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁻6 यानी 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्मक मिलते हैं। इनकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6 × 10⁻9 क्षार युग्मक से करो, जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब बहुलकीकरण की औसत दर लगभग 2 क्षार युग्मक प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अविस्तार की तरह कार्य करते हुए बहुलीकीकरण अभिक्रिया के ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3 प्राइम से 5 प्राइम ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 प्राइम से 5 प्राइम ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। चित्र 5.8 देख लीजिए। चित्र 5.8 आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं से प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्रकी सुकेंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में होती है। डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता यानी पॉलीप्लोइडी की स्थिति यानी गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्मक बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान
अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती? इसका साधारण सा उत्तर है प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूटलेखन करता है तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक है, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। 5.5.1 यानी 5.51 अनुलेखन इकाई। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, क, ख और ग। उन्नायक यानी प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन, समापक यानी टर्मिनेटर। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। चूँकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर उत्प्रेरित होते हैं। रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवत्व 5 प्राइम से 3 प्राइम वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। थायमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज़ के लिए कूटलेखन नहीं करता, कूटलेखन रज्जुक कहलाता है। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग है कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं। इन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया है। उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को आप क्या लिख सकते हो? उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम किनारे पर इसका संदर्भ कूटलेखन रज्जुक के ध्रुवत्व के संबंध में है। उन्नायक स्थित हो जाता है। यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और कूटलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। समापक कूटलेखन रज्जुक के 3 प्राइम किनारे यानी अनुप्रवाह पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। चित्र 5.9। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। चित्र आप देख लीजिए। हाँ, अब बढ़ते हैं 5.5.2 5.2.2 अनुलेखन इकाई व जीन। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए व आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। परिभाषा के अनुसार समपार यानी सिस्ट्रोन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन यानी जीन मोनोसिस्ट्रोनिक अधिकतर सुकेंद्रक में या पॉलीसिस्ट्रोनिक अधिकतर जीवाणु या असीम केंद्रक में हो सकता है। सुकेंद्रक में मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्री में जीन विखंडित होते हैं। कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तिक यानी एक्सॉन कहते हैं। व्यक्तिक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं। अव्यक्तिक यानी इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तिक या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। चूँकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद वे अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं।
आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी आरआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, व राइबोसोमल आरआरएनए यानी आरआरएनए। यहाँ पर जो आरआरएनए लिखा है इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इधर एम होना चाहिए। यहाँ पे जब मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है। यानी एनसीईआरटी की मिस्टेक हमने ढूंढ ली है भाई, बड़ी गर्व की बात है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम, व आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन करते हैं। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूर्वकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलक्षित हो जाते हैं। यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारों पर पहुंचता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों दीर्घीकरण, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। चित्र 5.10 चित्र आप देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट चित्र है ये। जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण से संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष यानी जीवाणु में कोशिका विलेय व केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है, उनमें होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। सुकेंद्रक में 2 अतिरिक्त जटिलताएं हैं। केंद्रक अंगकों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए 28S यानी 28S, 18S यानी 18S व 5.8S यानी 5.8S को अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए 5SR आरएनए व SNRNA छोटा केंद्रकीय आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज 2 दूत आरएनए यानी एमआरएनए के पूर्ववर्ती व विषमांग केंद्रकीय आरएनए यानी HNRNA का अनुलेखन करते हैं। ख दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तिक व अव्यक्तिक दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होते हैं। चूँकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन यानी स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तिक अलग हो जाता है व व्यक्तिक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। HNRNA 2 अतिरिक्त प्रक्रिया आच्छादन व पुच्छादन से होकर गुजरता है। आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड यानी मेथिल ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट HNRNA के 5' किनारे पर जुड़ता है। पुच्छन में एडेनिन समूह 200 से 300 यानी 200 से 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित HNRNA को अब दूत आरएनए यानी mRNA कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। चित्र 5.11 उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्तिक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। 5.6 अनुवंशिक कोड
प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो अम्लों के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती है। अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। इससे आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करते हैं। डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज़्यादा आनुवंशिक कोड का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, भौतिकविद, कार्बनिक रासायनिकविद, जैव रसायनज्ञ व आनुवंशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। जॉर्ज गेमोक भौतिकविद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इन 20 अमीनो अम्लों का कूट लिगेंड किस रूप से होता है, अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इसका विचार था कि 20 अमीनो अम्लों के कूट हेतु 3 कोडन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था जिससे 4 की घात यानी 4⁻³ यानी 4 × 4 × 4 के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोड यानी 64 कोड निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे। प्रकोड यानी कोडन त्रिक होते हैं। इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों यानी समबहुलक या सबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल नीटनबर्ग की कोशिश स्वतंत्र तंत्र कोड का अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोगी रही। सेवेटो-ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज आरएनए को स्वतंत्र रूप आरएनए का एंजाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकित होने में सहायता प्रदान करता है। अंत में कोड का चेकर बोर्ड यानी पनेट आरेख नीचे चित्र तालिका 5.1 में दिया गया है। आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कोड प्रकोड त्रिक होता है। 61 प्रकोड अमीनो अम्ल का कोड लेखन करते हैं, वह 3 प्रकोड का कोड लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकोड के रूप में कार्य करता है। एक प्रकोड केवल एक अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। कुछ अमीनो अम्ल का कोड लेखन एक से अधिक प्रकोडों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपहार्षित कोड कहते हैं। प्रकोड दूत आरएनए में लगातार पड़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते। कोड लगभग सार्वभौमिक होते, उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य में UUU फेनिल एलेनिन यानी PHI का कोड लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणिका प्रकोड व कुछ आदि जंतुओं प्रोटोजोआ में मिलता है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। यह मिथियोनिन का कोड लेखन करता है, यह प्रारंभिक कोड के रूप में कार्य करता है। यदि एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कोड लिखित अमीनो अम्ल के अनुक्रमों की कल्पना करो। चेकर बोर्ड की सहायता लीजिए। AUG, UUU, UUC, UUC, UUUU, UUUU, UUUC। अब इसके विपरीत के बारे में बताओ। नीचे दिए गए दूत आरएनए का कूट लेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रम में आरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का पता लगाओ। ये चेकर बोर्ड दिया है। क्या आप इसका विपरीत पता लगाने में परेशानी महसूस करते हैं? क्यों? क्या आप अब आनुवंशिक कोड की 2 विशेषताओं के बारे में सामंजस्य बिठा सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं? 5.6.1 उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कोड। जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। तुम उत्परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप में अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। एक डीएनए के खंड में अधिक, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी एनसीईआरटी में, अध्याय 5 में नहीं पढ़ चुके, अध्याय 4 में, क्योंकि हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना,
इसीलिए अध्याय 5 ही तो हम पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे अध्याय 4 की बात की गई है रियल में। ये जो पिछला चैप्टर था ना उसकी बात की गई है। तो ऐसी मिस्टेक अभी भी एनसीईआरटी ने सुधारी नहीं है यहाँ पर, अफसोस होता है। इतने बड़े बोर्ड भी ये छोटी छोटी गलतियाँ कैसे कर सकता है। एक डीएनए के खंड में अधिक लोपन व पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हो। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि होती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट से वैलिन में परिवर्तित होता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को दात्र कोशिका सुरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश व विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस कथन पर ध्यान दो, जो 2 निम्न शब्दों से बना है, जिनमें 3 वर्ण यानी अक्षर आनुवंशिक कोड की तरह मिलते हैं। राम हैज़ रेड कैप। यदि हैज़ व रेड बीच अक्षर बी को हटा दिया जाए, कथन को पुनर्योजित किया जाए तो निम्नवत पढ़ा जाएगा, राम हैज़ ब्रीड CAP। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उपरोक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। 1 या 2 क्षारों के निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। यद्यपि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन या विलोपन के से एक अथवा अनेक कोड तदनुसार व अथवा अनेक अमीनो अम्ल के वाचन प्राधार पर इस बिंदु के आगे अपरिवर्तित रहते हैं। 5.6.2 अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु। कोड परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कोड के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती जिससे कि यह कोड को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरह से कोड को पढ़ता है वह दूसरे तरफ से इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। अंतरण आरएनए, जिसे विले आरएनए sRNA कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कोड से पहले थी। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिल पाई। अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकुट एंटीकोडन फंदा होता है जिसमें कोड के पूरक क्षार मिलते हैं व इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए यानी tRNA होते हैं। चित्र 5.12। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकुट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है जो तिपतिया यानी फ्लावर की पत्ती जैसी दिखाई देती है। वास्तव संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। 5.7 स्थानांतरण यानी रूपांतरण। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिससे अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। चित्र 5.13 अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूध आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड चित्र देख लिए एक बार, देख लिया भाई आपने चित्र। बढ़ते हैं आगे। बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं व सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का अवशेषीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित 2 अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफ़ी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में 2 उप एककों, एक बड़ी उप एकक व एक छोटी उप एकक से मिलकर बना होता है।
जब छोटा एक उपएकक दूध आरएनए में मिलता है तब दूध आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़े उपएकक में 2 स्थल होते हैं जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे से काफ़ी पास में आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोसोम का काम करता है। दूध आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है जिससे किनारे पर आरंभक कूट AUG यानी स्टार्ट कोडन व रोध प्रकूट यानी स्टॉप कोडन मिलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड का अनुलेखन करते हैं। दूध आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरीय नहीं होते। इन्हें अस्थानांतरीय स्थल यानी अनट्रांसलेटेड रीजन्स यानी UTR कहते हैं। UTR दोनों 5 प्राइम किनारा प्रारंभिक प्रकूट के पहले व 3 प्राइम किनारा रोध प्रकूट के बाद पर स्थित होता है। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूध आरएनए के आरंभक प्रकूट यानी AUG से बंधता है जिसकी पहचान आरंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रावस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट यानी एंटीकोडन से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूध आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूध आरएनए के साथ प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है। एक के बाद एक अमीनो अम्लों से जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है जो DNA द्वारा निर्देशित व दूध आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है व राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। 5.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। ख अनुलेखन स्तर प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण। ख संसाधन स्तर संबंधन का नियमन। ग दूध आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन। घ स्थानांतरित स्तर। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरणार्थ ई कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसैकेराइड लैक्टोज का जलब गठन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत हैं उनकी अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। असीम केंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रक के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन और प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है जो प्रारंभिक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ये नियामक प्रोटीन संयोगात्मक सक्रिय एक्टिवेटर या असहयोगात्मक यानी दमनकारी यानी रिप्रेसर दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। असीम केंद्रक यानी DNA में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों जिसे प्रचालक यानी ऑपरेटर कहते हैं से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालक यानी ऑपेरॉन में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास में ही स्थित होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ऑपेरॉन का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी रिप्रेशर होता है। उदाहरण लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक LAC ऑपरेटर में मिलता है। ये विशेष रूप से लैक दमनकारी यानी LAC रिप्रेसर से आपसी क्रिया करता है। 5.8.1 लैक प्रचालक यानी लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन के बारे में सुस्पष्ट जानकारी आनुवंशिक विज्ञान फ्रैंकोइस जैकब व जैव रासायनिक जैकवे मोनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाई है। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया।
लेक प्रचालक, यहाँ लेक का मतलब लैक्टोज है, उनमें पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है। इसे प्रचालक यानी ओपेरॉन कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण है: लेक प्रचालक LAC ओपेरॉन, ट्रिप प्रचालक यानी TRP ओपेरॉन, ईटा प्रचालक यानी ARA ओपेरॉन, हिस प्रचालक यानी HIS ओपेरॉन व वेल प्रचालक यानी BAL ओपेरॉन आदि। लेक प्रचालक एक नियामक जीन आई जीन, यहाँ आई का मतलब प्रेरक इंड्यूसर नहीं बल्कि शब्द बंधक इनहिबिटर से किया गया है, और 3 संरचनात्मक जीन Z, I व A से मिलकर बना होता है। आई जीन लेक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी बीटा गाल का कूटलेखन करता है, जो डाइसैकेराइड लैक्टोज से जल विघटन से एकलक इकाई गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। वाई जीन परमीएज का कूटलेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। जीन ए द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन होता है। इस तरह से लेक प्रचालक के सभी 3 जीनों का उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक है। दूसरे अन्य प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचय पथ में एक साथ कार्य करते हैं। चित्र 5.14। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ यानी ऑन या निष्क्रियता समाप्ति ऑफ को नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमीएड की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है। याद करो, कोशिका में लेक प्रचालक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित हमेशा उपस्थित रहता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक से बंधकर RNA पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है। प्रेरक जैसे लैक्टोज या गैलेक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रियाधार निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप RNA पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करता है। चित्र 5.14। लेक प्रचालक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में नियमित किया जा सकता है। याद रखो, लेक प्रचालक के ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लेक प्रचालक अभिव्यक्त हो सकता है? दमनकारी द्वारा लेक प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन यानी नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लेक प्रचालक धनात्मक नियमन यानी पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। 5.9 मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पिछले खंडों में तुम पढ़ चुके हो कि DNA में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव का आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी जीव की आनुवंशिक व्यवस्था के लिए उसमें DNA में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। 2 विभिन्न व्यक्तियों से मिलने वाला DNA अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण DNA अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। आनुवंशिक अभियांत्रिक तकनीकों के विकास से किसी भी DNA खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है व DNA अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। मानव जीनोम योजना यानी HGP महा योजना यानी मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान दे तो इसके विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ यानी 3 × 10⁹ युग्मक मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए
प्रति क्षार $3 यानी $3 खर्च होते हैं तो पूरी योजना का खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन होगा। प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप में किताब में संग्रहित किया जाए तो प्रत्येक पृष्ठ के 1000 अक्षर हो। इस प्रकार किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 यानी 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गणितीय संगणक साधन की आवश्यकता होती है, जिसे आंकड़े के संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। HGP के बारे में जानकारी विकास भी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया है, जिसे जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। HGP के लक्ष्य क मानव डीएनए में मिलने वाले HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित है। लगभग 20,000 से 25,000 तक सभी जीनों के बारे में पता लगाना। ख मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। ग उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। घ आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना। योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दे ELSI के बारे में विचार करना। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग यानी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास यानी UK की HGP में भागीदारी थी और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह योजना 2003 में पूर्ण हो गई। विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने व कुछ हद तक उनके रोकने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। कई अमानवीय प्रतिरूप जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट, कोइनोर, हेप्टिडिस इलिगेंस यानी स्वतंत्र अरोगजनक सूत्रकृमि, ड्रोसोफिला फल मक्खी, पौधा, धान व एरेडिप्सासिस आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। कार्य प्रणालियाँ। इन विधियों में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहले प्रयास में उन सभी जीन जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना, इसे व्यक्त अनुक्रम गुंडी यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स यानी ESTS। दूसरा प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के व्यक्तिक व अव्यक्तिक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना। इसे अनुक्रम टिप्पणी या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। कोशिका के पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए पहले इसे विलगित कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंड याद करो। डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक है, इस कारण से डीएनए के लंबे टुकड़ों के अनुक्रमण में परेशानी होती है। बनाकर संवाहकों का उपयोग उचित अतिथि में भेज देते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के प्रवर्धन में सहायता करता है, जिससे इन अनुक्रमों के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। सामान्यतः उपयोगी अतिथि जीवाणु व यीस्ट है और संवाहकों को BAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम व YAC यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रम यानी डीएनए सीक्वेंसर, जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, उनका उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। याद करो, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय वीर सेंगर को ही जाता है। इस अनुक्रमों को एक दूसरे के में स्थित अंशोत्साधन यानी ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रमण हेतु अंशोत्साधन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है।
इस कारण से कंप्यूटर आधारित शेष प्रक्रम यानी प्रोग्राम के विकास की आवश्यकता है। चित्र 5.15 चित्र देख लेते हैं। बाद में इन अनुक्रमों का टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। गुणसूत्र 1 का अनुक्रमण में मई 2006 यह मानव के 24 गुणसूत्रों में अंतिम था। 22 और 3 लिंग गुणसूत्रों X तथा Y के अनुक्रमण की आवश्यकता है। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार करना था। बहुरूपीय प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान स्थल व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जिसे सूक्ष्म अनसंघीय यानी माइक्रोसैटेलाइट दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपीय की उपयोगिता के बारे में अगले खंड डीएनए फिंगरप्रिंट में पढ़ेंगे कहते हैं। 5.9.1 मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त विशेष परिरक्षण में निम्नवत है। मानव जीनोम 3164.7 यानी 3164.7 करोड़ सार युग्म मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 सार स्थित हैं जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 यानी 2.4 करोड़ सार मिले हैं। जीन की संख्या 30,000 है जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम की है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स सार एक समान होते हैं। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग है जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में ये विचार है कि इनका सीधा कूटलेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 व Y गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अक्षर SNPs एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसे SNPs कहा जाता है उनका पता लगाया। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक है उनके बारे में जानकारी एकत्र करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। 5.9.2 उपयोग व भविष्य की चुनौतियों। डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त सार्थक जानकारियाँ व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफ़ी सहूलियत रही। इस वृहद कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक व असार्वजनिक क्षेत्र में कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों व रचनाकारों का योगदान रहा। अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका। पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ जीन के बारे में ही अध्ययन कर पाते थे। पूर्ण जीनोम अनुक्रमों व नई तकनीकों के आधार पर अब काफ़ी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिली है। इससे जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। उदाहरणार्थ विशेष ऊतकों या अंग या अर्बुद में मिलने वाले सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं। इनसे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। 5.10 यानी 5.10 भी बोल सकते हैं। डीएनए अंगूर छापे यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पिछले खंड में ये बताया गया है कि मनुष्य में मिलने वाले सार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। ये मानते हुए कि जीनोम में 3×10⁹ सारे युग्म हैं, तो कितने सारे युग्मों में अंतर है। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना हो तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो कठिन व महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 3×10⁶
क्षार के बीच की तुलना की है। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसको पुनरावर्ती डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं उनके घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर पर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं, जिसे अनुषंगी डीएनए सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्षार घटकों खंडों की लंबाई एवं पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए के एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। चूँकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छापी विवाद की स्थिति में पितृत्व परीक्षण में सहायक है। डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर से हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। बहुरूपता आनुवंशिक आधार पर विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। अब अध्याय 4 व इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं यानी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों व कोशिका से युग्म बनाते हैं, उनमें पैदा होता है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते, तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों लैंगिक प्रजनन द्वारा में यह फैल जाता है। विकल्पी यानी पुनः अध्याय 4 से विकल्पी की परिभाषा याद करो। अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल से में असंगति मिलने से होती है। साधारण तौर से यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है, तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अवैयक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज़्यादा होती है। वह इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर पाता है। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता या बहुरूपता उत्पन्न होती है। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भवन में उपयुक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलएफ जेफरीज द्वारा किया गया। उन्होंने अनुषंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। इसे अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट VNTR के रूप में जानते हैं। जिस तकनीक जिसका पहला उपयोग किया जा चुका है वह सदर्न ब्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विकिरण जनित VNTR एक प्रोब के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल है क डीएनए का विलगन, ख प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, ग इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, घ पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेलुलेज या नाइलॉन पर स्थानांतरण यानी ब्लॉटिंग, चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण व स्व-विकिरण चित्रण द्वारा संग्रहित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए अंगुली छापी चित्रीय प्रदर्शन 5.16 में दिखाया गया है। चित्र देख सकते हैं। VNTR अनुषंगी डीएनए की श्रेणी में से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबद्ध व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। इनके आकार 0.1 से 20 किलो बेस के होते हैं। VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप
प्राप्त स्व-विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियाँ दिखाई पड़ती है। ये पट्टियाँ किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती है। चित्र 5.16 ये पट्टियाँ एक युग्मनज समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। चित्र 5.16 पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। पीसीआर के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। इसके फलस्वरूप किसी भी कोशिका से प्राप्त डीएनए अंगुलिक छापी विश्लेषण किया जा सकता है। न्यायाधीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के समपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुलिक छापी बनाने में किया जा रहा है। सारांश। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने, जबकि आरएनए मुख्यतः सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं। डीएनए व आरएनए दो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन डीएनए रासायनिक व संरचनात्मक अधिक स्थिर होने से उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त आनुवंशिक पदार्थ है। फिर भी आरएनए सबसे पहले विकसित हुआ, जबकि डीएनए आरएनए से प्राप्त हुआ। डीएनए के द्विश्रृंखला कुंडलीय संरचना की विशिष्टता को उसके विपरीत रज्जुकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध है। नियम के अनुसार एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन व साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इससे एक रज्जुक दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव ढंग से होती है, जबकि यह प्रक्रम पूरक हाइड्रोजन बंध द्वारा निर्देशित होता है। साधारण ढंग से कहा जाए तो डीएनए का यह खंड जो आरएनए का कूटलेखन करता है उसे जीन कहते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का एक रज्जुक यानी टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जो पूरक आरएनए के संश्लेषण में दूत आरएनए को सक्रिय करता हुआ स्थानांतरित हो जाता है। जीवाणु में अनुलेखित एमआरएनए क्रियात्मक होता है अतः वह सीधे ही हो जाता है। सुकेंद्रीय में जीन विखंडित होते हैं। व्यक्तिक अनुक्रम में एक्सॉन के बीच में अव्यक्तिक अनुक्रम इंट्रॉन मिलता है। इंट्रॉन को अलग कर वह एक्सॉन को स्प्लाइसिंग द्वारा आपस में जोड़कर सक्रिय आरएनए का निर्माण करते हैं। दूत आरएनए में मिलने वाले 4 अनुक्रमों को 3 के समूहों में पढ़ते हैं। त्रिकानुवांशिक कूट का निर्माण जो एक एमिनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं। अंतरण आरएनए द्वारा अनुवांशिक कूट को पूरकता के सिद्धांत पर पढ़ा जाता है, जो एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं। टीआरएनए विशिष्ट अमीनो अम्ल को अपने एक किनारे से जोड़ता है। वह दूत आरएनए पर स्थित कूट से अपने एंटीकोडन के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर युग्मित होता है। स्थानांतरण स्थल प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम है, जो दूत आरएनए से जुड़कर अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बंध बनाते हैं। उनके लिए उत्प्रेरक का काम करता है, जो एक आरएनए एंजाइम राइबोसोम का उदाहरण है। स्थानांतरण एक प्रक्रम है जिसका विकास आरएनए के इर्द गिर्द हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि जीवन का विकास आरएनए से हुआ है। चूंकि अनुलेखन व स्थानांतरण ऊर्जात्मक एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसीलिए यह दृढ़तापूर्वक नियमित होते हैं। अनुलेखन का नियमन जीन के अभिव्यक्ति के नियमन का प्रथम चरण है। जीवाणु में एक से अधिक जीन आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वे एक इकाई के रूप में नियमित होते हैं, जिसे प्रचालक कहते हैं। लैक ऑपरेंट जीवाणु में आद्य रूप का प्रचालक है, जो लैक्टोज के उपापचय के लिए जीन के कूटलेखन के लिए उत्तरदायी है। प्रचालक का नियमन संवर्धन में उपस्थित लैक्टोज की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ जीवाणु की वृद्धि होती है। इस कारण से इस प्रकार के नियमन को क्रियाधार के द्वारा एंजाइम संश्लेषण के नियमन के रूप में देख सकते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक वृहद योजना थी, जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम पता करना था। इस परियोजना से बहुत नई सूचनाएं प्राप्त हुई। इस परियोजना के फलस्वरूप कई नए क्षेत्रों व अवसरों के रास्ते खुले। डीएनए अंगुली छापी एक तकनीक है जिसमें डीएनए के स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। यह डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका न्यायालयीन विज्ञान, आनुवंशिक विविधता व विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग रहा है। विद्यार्थी, हमने ये सबसे लंबा चैप्टर बायोलॉजी का आज कवर अप किया है। इसको पूरी तरीके से एक एक लाइन, एक एक अक्षर हमने पढ़ा है और
ये ऑडियो बुक आपकी नीट एग्ज़ामिनेशन और आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही मदद कर रही होगी। आशा है आपको वो सुनकर अच्छा लगा होगा। इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप साथ साथ में ये वीडियो खोलें और साथ साथ में पढ़ते रहे, फिर इसको सुनेंगे तो और बेटर वे से आप इसको तैयार कर पाएंगे। या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको कैसी लगी ऑडियो बुक, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आपको शेयर ज़रूर करना है ताकि ये उनके भी मददरूप हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।